पुतुल, आज की इस सुहागरात में तुम क्या कर रही हो? खिड़की का पर्दा फट गया है, इसलिए सिलाई कर रही हूँ। आज की रात ये सब सिलाई विलाई छोड़ दो। पुतुल, आज से तुम सिर्फ मेरी हो। इतने दिनों बाद मैं भी तो यही चाहती थी। आज पूरी रात सिर्फ तुमसे अपने दिल की बातें करूंगी। मैं भी आज अपने दिल की बातें बताऊंगा। पुतुल, तुम्हारी ये सिलाई मशीन हमारी तरफ मुंह करके घूर रही है, जैसे हमारी खुशी को भी अपना बना रही हो। उससे पहले मेरा दिया हुआ तोहफा नहीं लोगी? ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी। क्या तोहफा दोगे? ये लो तुम्हारा तोहफा। अब तुम गिरफ्तार हो चुके हो, तुम्हारा खेल खत्म। गांव का नाम रामगंज। गांव का एक साधारण गरीब किसान नाम हरिपद, जो सुबह से रात तक खेत में मेहनत करके भी घर का खर्च ठीक से नहीं जुटा पाता था। पिता का ऐसा कष्ट देखकर उसकी एकमात्र बेटी प्रिया खुद सिलाई मशीन चलाकर गांव के लोगों के कपड़े सिलती थी और रात में आंखों में नींद आने के बावजूद किताब पढ़ती थी। उसकी माँ अक्सर उससे कहती थी, बेटी इतनी रात तक सिलाई और पढ़ाई दोनों करती है, शरीर तो टूट जाएगा। प्रिया हंसकर जवाब देती, माँ मुझे पता है तकलीफ हो रही है, लेकिन यही तकलीफ एक दिन हमारा घर बदल देगी। देखो ना, मैं जरूर एक दिन गरीबी मिटा दूंगी। कुछ साल बाद उस गांव की हालत बदलने लगी। प्रिया के हाथ की सिलाई देखकर गांव के सभी लोग कहते, सच में लड़की के हाथ का काम जितना सुंदर दिखता है, उतना ही सुंदर उसका चरित्र भी है। नदी के किनारे एक छोटी सी बस्ती, जहां सालों साल एक ही लय में जिंदगी चलती थी, लेकिन एक साल सब कुछ बदल गया। शहर से बड़ी बड़ी गाड़ियां गांव में आने लगी, साथ में सूट बूट पहने लोग। वे ग्रीनफील्ड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी की ओर से आए थे, जो नदी के किनारे एक विशाल औद्योगिक प्रोजेक्ट लगाना चाहती थी। गांव के मुखिया के रूप में जाने जाने वाला बिमल प्रधान, जो कभी थोड़ी सी जमीन का मालिक था, अचानक ही उस कंपनी का स्थानीय फैसिलिटेटर बन गया, यानी जिसका काम था किसी भी तरह गांव वालों से जमीन लिखवाना। एक शाम गांव के स्कूल में सबको बुलाया गया। बिमल प्रधान माइक्रोफोन हाथ में लिए खड़ा हुआ और बोला, भाइयों, खुशखबरी है, ग्रीनफील्ड कंपनी हमारे गांव में फैक्ट्री बनाएगी, सड़क बनेगी, नौकरी मिलेगी, तरक्की होगी, बस जमीन उन्हें देनी होगी, बदले में अच्छे दाम मिलेंगे। एक बूढ़ा किसान खड़ा होकर बोला, लेकिन प्रधान जी, हमारी जमीन ही तो हमारा एकमात्र सहारा है, हम बेच देंगे तो खाएंगे क्या? बिमल प्रधान हंसते हुए बोला, सरकारी प्रोजेक्ट है, नहीं दोगे तो जबरदस्ती ले लिया जाएगा, भले तरीके से हस्ताक्षर कर दो तो अच्छा है, नहीं तो। बात अधूरी छोड़कर वो रुक गया, लेकिन उसकी आंखों के इशारे में धमकी साफ थी। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे, उनके चेहरों पर डर और लाचारी साफ थी। इसके बाद सब चिंतित होकर घर लौट गए। इधर हरिपद की जमीन नदी के ठीक किनारे थी, सबसे उपजाऊ जमीन, और इसी वजह से कंपनी को सबसे ज्यादा उसी जमीन की जरूरत थी। कुछ दिनों बाद बिमल प्रधान की गाड़ी हरिपद के आंगन में आकर रुकी। काला चश्मा पहने बिमल उतरा, साथ में कंपनी का एक प्रतिनिधि और 3-4 गुंडे। सीधे हरिपद के आंगन में खड़े होकर बोला, हरिपद, कागज पर हस्ताक्षर कर दो, कंपनी उचित दाम दे रही है। हरिपद कांपती आवाज में बोले, प्रधान जी, यही जमीन मेरा सब कुछ है, इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा? बिमल प्रधान बेरहमी से हंसकर बोला, ये तुम्हारी समस्या है, सरकार और कंपनी चाहे तो जमीन ऐसे ही ले लेगी, तब 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अभी हस्ताक्षर करोगे तो कम से कम कुछ तो मिलेगा। प्रिया खिड़की से ये सब देख रही थी। प्रिया समझ गई, इस युग में अत्याचार पहले जैसे अकेले किसी गुंडों की टोली के हाथ में नहीं है। अब ये कागज कलम में, कंपनी की मोहर में, विकास के नाम पर होता है, और उसी की आड़ में सबसे क्रूर लालच छिपा होता है। वो सहन न कर पाकर बाहर आई और बोली, आप लोग मेरे पिता को जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ये उनकी आज़ादी है, उनकी मर्जी होगी तो जमीन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप लोग इस तरह किसी को मजबूर नहीं कर सकते। पास खड़े सब हंस पड़े और बोले, तुम अभी छोटी हो, ये सब समझ तुम्हें नहीं है, घर जाकर घर का काम करो। प्रिया बोली, मेरे पिता कितनी मेहनत करके खेती करते हैं, ये जमीन ही उनका एकमात्र सहारा है, हम इसी के भरोसे जी रहे हैं, इस तरह आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक गुंडा पीछे से बोला, ये लड़की तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, जानती है किसके सामने बोल रही है? अभी भी वक्त है, अच्छे से सोच लो, नहीं तो यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हम 1 हफ्ते के अंदर आखिरी फैसला करेंगे। ये कहकर वे वहां से चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद वही आशंका सच साबित हुई। कंपनी के लोग और पुलिस एक साथ आए और जबरदस्ती हरिपद की जमीन पर सीमा के खंभे गाड़ने लगे, हाथ में सरकारी अधिग्रहण के कागज। हरिपद हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, यही जमीन मेरा आखिरी सहारा है, इसे ले जाओगे तो हम क्या खाएंगे? बिमल प्रधान तिरस्कार से बोला, ये तेरा सिरदर्द है, मेरा नहीं। कागज पर सरकार के हस्ताक्षर है, जमीन अब कंपनी की है। प्रिया दौड़ कर आई और पिता को उठाया, आंखों में आंसू, लेकिन आवाज में अजीब सी दृढ़ता थी।
उसने बिमल प्रधान की ओर देखते हुए कहा, आज आप जीते हैं क्योंकि कानून और कागज आपके हाथ में है, लेकिन याद रखिए एक दिन कानून ही आपको पकड़ेगा और उस दिन मैं खुद वो कानून बनकर आऊंगी। बिमल प्रधान जोर से हंसकर बोला, वो दिन जिंदगी में कभी नहीं आएगा। प्रिया बोली, एक ना एक दिन मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी जिसे दुनिया याद रखेगी। ये सुनकर प्रधान गुस्से में आ गया और उसके आदमी ने आकर उसके पिता को एक लात मारी। फिर हंसते हंसते सब गाड़ी में बैठकर चले गए। प्रिया पिता के पास बैठकर आसमान की ओर देखते हुए मनी मन प्रण किया, मैं पढ़ाई करूंगी, बहुत बड़ी अफसर बनूंगी, सीबीआई अफसर। और फिर बिमल प्रधान जैसे जितने भी अत्याचारी लोग हैं जो कानून की आड़ में छिपे रहते हैं, उन सबको कानून के कटघरे में खड़ा करूंगी। लेकिन सपना देखना आसान है, उस सपने के पीछे भागना बहुत मुश्किल। जमीन खोने के सदमे ने हरिपद को अंदर से तोड़ दिया। रात के बाद रात वे सो नहीं पाते थे, चिंता से शरीर टूटने लगा। एक दिन अचानक वे बेहोश हो गए। प्रिया तब बस 12वीं की परीक्षा दे चुकी थी। पिता को अस्पताल ले जाने के लिए पैसे भी घर में नहीं थे। प्रिया ने अपने हाथ से सिले कुछ कपड़े बेचकर पड़ोसी से उधार लेकर पिता को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा, मानसिक तनाव से ही ये हालत हुई है, इन्हें चिंता मुक्त रखना होगा। प्रिया उस दिन अस्पताल के गलियारे में बैठकर आंसू छिपाकर खुद से बोली, ये तकलीफ मुझे रोक नहीं पाएगी बल्कि और मजबूत बना देगी। पिता को कुछ स्वस्थ करने के बाद प्रिया पिता को घर ले आई। पिता से बोली, पिताजी आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं तो हूं। जमीन गई तो क्या हुआ, जैसे भी हो हमारा घर चलेगा। मैं फिर से रात दिन सिलाई का काम करके घर चलाऊंगी, आप कोई चिंता मत कीजिए पिताजी। पिता रोते रोते बोले, बेटी तू इस उम्र में क्या करेगी, तुझे देखकर मुझे गर्व होता है। कुछ दिनों बाद प्रिया स्कूल पास करके कॉलेज में दाखिले का समय आ गया, लेकिन गांव से शहर काफी दूर था, इसलिए उसने सोचा गांव में रहने से पढ़ाई में दिक्कत होगी। इसलिए उसने अपनी माँ से कहा, माँ गांव में रहने से सपना कभी पूरा नहीं होगा, मुझे शहर जाना ही होगा। मैं वहां जाकर पढ़ाई करूंगी और सिलाई का काम भी करूंगी। माँ बोली, इस उम्र में तू ये सब कैसे कर पाएगी, तू गांव में रहकर ही पढ़ाई कर। प्रिया बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी हूं, आपके आदर्श मेरे अंदर हैं। यह सुनकर माँ ने कुछ नहीं कहा। उसके कुछ दिनों बाद प्रिया शहर आकर एक सस्ते लड़कियों के हॉस्टल में रहने लगी, एक साधारण बैग और कुछ किताबों के साथ। घर और अपनी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए उसने 3 ट्यूशन पकड़े। साथ ही रात में एक बुटीक के लिए सिलाई का काम भी करती थी। दिन में क्लास, शाम को ट्यूशन, रात में सिलाई और देर रात अपनी पढ़ाई, यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। हॉस्टल की एक सहेली ने एक दिन कहा, प्रिया तू पूरे दिन बस मेहनत करती रहती है, अपने लिए थोड़ा समय क्यों नहीं रखती। प्रिया मुस्कुराते हुए लेकिन आंखों में जिद लिए बोली, मेरी एक कसम है, जब तक वो पूरी नहीं होती मैं नहीं रुकूंगी। पहली बार सिविल सर्विस परीक्षा की प्रिलिमिनरी परीक्षा में प्रिया सिर्फ 2 नंबर से चूक गई। परिणाम देखकर वो घर में बैठकर बहुत देर तक रोई। मन ही मन बोली, मैं नहीं कर पाई, हार गई, मैं क्या करूं। फिर उसे अपने पिता की बात याद आई, अपनी माँ की बात, उनके साथ हुए अत्याचार की बात। फिर आंसू पोंछकर फिर से किताब खोली। मन ही मन बोली, मुझे ये करना ही होगा। अगले दिन हॉस्टल की मालकिन ने तगादा देते हुए कहा, महीने का किराया बाकी है और समय नहीं दे सकती, कुछ दिनों में अगर पैसे नहीं चुका पाई तो कमरा छोड़ना होगा। प्रिया बोली, मुझे कुछ और दिन का समय दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगी। फिर रात जागकर फिर से सिलाई का काम लिया। नींद लगभग छोड़कर सिलाई और पढ़ाई साथ साथ चलाने लगी। कुछ महीने बाद एक कमजोर पल में गांव से खबर आई। माँ ने फोन पर कहा, प्रिया तेरे पिता फिर से बीमार पड़ गए हैं, पास पैसे नहीं है, इलाज कैसे कराऊं। प्रिया बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ पैसे भेज रही हूँ, आप पिता का इलाज कराइए। प्रिया रात भर रोई, क्योंकि एक तरफ पिता के इलाज के लिए पैसे भेजने थे और दूसरी तरफ अपनी परीक्षा की फीस देनी थी। वह समझ नहीं पा रही थी असल में क्या करे। आखिरकार कुछ पैसे भेज दिए। अगले दिन सुबह फिर किताब लेकर बैठ गई। आंखों के नीचे कालापन, लेकिन मन में वही अटूट जिद। असफलता ने उसे बार बार चोट पहुंचाई, लेकिन हर चोट मानो उसकी कसम को और मजबूत बना देती थी। देखते देखते परीक्षा नजदीक आ गई। कॉलेज में हेड मैडम को सारी बात खोलकर बताई, लेकिन मैडम ने कहा, हम पैसे लिए बिना इस तरह किसी को परीक्षा में बैठने नहीं दे सकते, हमारा ऐसा कोई नियम नहीं है, तुम्हें पैसे देने ही होंगे। प्रिया का मन टूट गया। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन परीक्षा देनी ही थी। आखिरकार एक गारमेंट्स मालिक के पास जाकर बोली, सर मैं आपसे काम लेना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी थोड़ी मदद कीजिए, मैं रात दिन मेहनत करके आपका काम समय पर पूरा कर दूंगी। गारमेंट्स मालिक ने उससे काम का सैंपल मांगा। तब प्रिया ने अपने हाथ में रखा एक छोटा सा रुमाल दिखाया। प्रिया के हाथ के काम की महारत देखकर गारमेंट्स मालिक को बहुत पसंद आया। तब प्रिया बोली, मुझे थोड़े से पैसे एडवांस देने होंगे, मुझे बहुत ज़रूरत है। गारमेंट्स मालिक ने कुछ पैसे एडवांस दिए। प्रिया वो पैसे लेकर सीधे कॉलेज गई और परीक्षा की फीस जमा कर दी। प्रिया दिन में सिलाई करके उसी बीच पढ़ाई करके परीक्षा की तैयारी करती रही। कुछ दिनों बाद परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई।
जिद और मन में अटूट विश्वास लेकर परीक्षा में बैठी। आखिरकार वो दिन आया। परिणाम, बोर्ड पर अपना नाम देखकर प्रिया खुशी से रो पड़ी। कांपते हाथों से माँ को फोन किया। माँ, मैं कर पाई माँ, मैं CBI अफसर बन गई हूँ। उस तरफ माँ खुशी से रो रही थी और पास खड़े हरिपद की आंखों में आंसू, चेहरे पर गर्व की मुस्कान। वो गरीब किसान की बेटी जो कभी लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी, आज देश के सबसे सम्मानित पदों में से एक पर नियुक्त होने जा रही थी। लेकिन उसकी असली लड़ाई अभी बाकी थी। CBI कार्यालय में शामिल होने के कुछ दिनों बाद ही एक वरिष्ठ अफसर ने प्रिया के हाथ में एक फाइल थमाई। फाइल में एक धुंधली तस्वीर थी, ज्यादा साफ नहीं। उन्होंने कहा, प्रिया, ये केस पिछले 5 सालों से लटका हुआ है। देश का सबसे शातिर और खतरनाक अपराधी टीटू, कोई उसे पकड़ नहीं पाया। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 2 सालों में 3 अलग अलग राज्यों के गांव से कम 15 युवतियां लापता हुई हैं और हर घटना का सूत्र किसी न किसी तरह इस आदमी से जुड़ा होने का शक है। हमारे बेहतरीन अफसरों ने कोशिश की, असफल रहे। प्रिया ने फाइल हाथ में लेकर दृढ़ स्वर में कहा, सर, मुझे ये जिम्मेदारी दीजिए, मैं उसे जरूर पकड़ूंगी। अफसर ने सावधान किया, यह आसान नहीं होगा। उसका कोई साफ रिकॉर्ड नहीं है, सबूत नहीं है। उसे पकड़ने के लिए तुम्हें उसके पास पहुंचना होगा, बिल्कुल अंदर से। प्रिया मन ही मन सोचने लगी, अंदर से मतलब मुझे ऐसा कोई बनना होगा जिस पर वो शक न करे, एक साधारण गांव की लड़की। अफसर ने कहा, यह तुम्हारा पहला काम है। अगर तुम सफल हो पाई तो प्रमोशन मिलेगा और अगर हार गई तो तुम्हें इस रास्ते से नीचे उतार दिया जाएगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारी जान खतरे में रहेगी। अगर तुम उनके हाथ पकड़ी गई तो शायद वे तुम्हें दुनिया से हटा देंगे, इसलिए बहुत सावधानी से यह काम करना होगा। प्रिया बोली, सर, मेरी जिंदगी बचपन से ही खतरे में रही है। मैं जैसे भी हो, चाहे जितनी तकलीफ हो, इन सब अपराधियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप चिंता मत कीजिए सर, जैसे भी हो मैं उन्हें जरूर पकड़ूंगी। इसके बाद प्रिया ने अपनी अफसर वाली पहचान छिपाकर साधारण साड़ी और सिर पर घूंघट पहनकर एक दूर दराज के गांव में प्रवेश किया। हाथ में एक पुरानी सिलाई मशीन। जो लड़की बचपन में मजबूरी में सिलाई करती थी, आज वही हुनर बन गया उसका सबसे बड़ा हथियार। वो गांव में एक साधारण दर्जी बनकर घुसी, नाम रखा पुतुल। गांव में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, सिलाई मशीन लगाई और धीरे धीरे गांव के लोगों से रिश्ते बनाने लगी। एक गांव वाली महिला ने एक दिन उससे कहा, पुतुल, तुम बहुत सुंदर सिलाई करती हो, कहां से सीखा? प्रिया हल्के से मुस्कुराकर बोली, बचपन से ही, यही तो मेरी रोजी रोटी है। लेकिन अंदर ही अंदर वो हर बात, हर आदमी की गतिविधि बारीकी से देख रही थी। रात में गुपचुप रिपोर्ट लिख रही थी। कुछ दिनों में ही प्रिया ने देखा कि इस गांव के बाजार में भी एक स्थानीय दलाल है जो गांव वालों को डरा धमकाकर किसी विकास परियोजना के नाम पर जमीन लिखवा रहा है। उस आदमी का नाम सुनकर प्रिया की धड़कन तेज हो गई। बिमल प्रधान, वही आदमी जिसने कुछ साल पहले उसके अपने गांव में हरिपद की जमीन छीनी थी, अब किसी दूसरे राज्य में दूसरे गांव में वही काम कर रहा था, ग्रीनफील्ड इंफ्रा के नाम पर। प्रिया ने पहले सोचा यह महज इत्तेफाक है, लेकिन गुपचुप जांच करने पर उसने और भयानक सच्चाई देखी। बिमल प्रधान जिन लड़कियों को जमीन खोने वाले परिवारों से शहर में अच्छी नौकरी का वादा करके भेज रहा था, उनमें से ज्यादातर का फिर कोई पता नहीं चल पा रहा था और इस पूरी व्यवस्था के पीछे पैसा और कोई नहीं, खुद टीटू लगा रहा था। एक रात प्रिया चुपचाप वेश बदलकर दुकान के पिछली खिड़की से देखा, बिमल प्रधान और टीटू अपने कई गुंडों के साथ एक सुनसान गोदाम में बैठकर बात कर रहे थे। टीटू कह रहा था, प्रधान ली, जमीन अधिग्रहण का काम ठीक से चलाते रहो। जितनी ज्यादा परिवार जमीन खोएंगे उतनी ज्यादा लड़कियां हमारे हाथ आएंगी, नौकरी देने के नाम पर। सीमा पार कराना मैं संभाल लूंगा। बिमल प्रधान हंसते हुए बोला, आपकी कंपनी का धंधा और मेरा धंधा दोनों साथ साथ फल फूल रहे हैं। प्रिया अंधेरे में खड़ी होकर सब सुन रही थी। गुस्से और डर से शरीर कांप उठा। इतने दिनों में समझ आया, ये विकास परियोजना असल में सिर्फ जमीन हड़पने का खेल नहीं है। ये एक अंतरराज्यीय महिला तस्करी गिरोह की आड़ है, जहां जमीन खोए हुए असहाय परिवारों की लड़कियां ही सबसे आसान शिकार बन रही हैं। प्रिया समझ गई ये केस उसकी सोच से भी कहीं बड़ा, कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसी रात गुप्त लाइन पर प्रिया ने रिपोर्ट की। फोन पर कहा, सर, ये सिर्फ एक हत्यारे या ठग का केस नहीं है, ये एक संगठित महिला तस्करी गिरोह है जिसकी जड़ें जमीन अधिग्रहण के धंधे में भी फैली हैं। बिमल प्रधान नाम का एक एजेंट टीटू के लिए कई राज्यों में काम कर रहा है। वरिष्ठ अफसर स्तब्ध रह गए। बोले, मतलब ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। प्रिया, सावधानी से आगे बढ़ो, सबूत के बिना कदम मत बढ़ाना। प्रिया दृढ़ स्वर में बोली, सर, मुझे टीटू के बिल्कुल करीब पहुंचना होगा, उसके मुंह से ही पूरे नेटवर्क का नाम निकलवाना होगा। फिर एक दिन गांव के बाजार में अचानक एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा टीटू, स्मार्ट आदमी लेकिन हिंसक और खतरनाक। प्रिया ने पहली बार उसे आमने सामने देखा जैसे पकड़ने वो इतनी दूर आई थी। टीटू दुकानदारों को संबोधित करते हुए, मुस्कुराते हुए लेकिन धमकी भरे लहजे में बोला,
सब जानते हैं इस इलाके में धंधा करना है तो मुझे खुश रखना होगा। जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनके लिए आज आखिरी मौका है। एक सब्जी बेचने वाले ने विरोध करने की कोशिश की तो टीटू के आदमियों ने उसे पीटा। प्रिया दूर से ये सब देख रही थी लेकिन खुद को संयमित रखा। मन ही मन सोचा, यही वो आदमी है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इसे पकड़ने के लिए इसके करीब जाना ही होगा। ठीक तभी टीटू की नज़र प्रिया पर पड़ी। कुछ देर देखकर आगे आकर पूछा, नया चेहरा लग रहा है, नाम क्या है तुम्हारा? प्रिया आंखें नीचे करके डरने का नाटक करते हुए बोली, पुतुल, मैं इसी गांव में नई आई हूँ, दर्जी का काम करती हूँ। टीटू कुछ देर देखकर मुस्कुराया, फिर चला गया। प्रिया ने राहत की सांस ली। प्रिया ने एक झूठी योजना बनाई। जिस सब्जी बेचने वाले को पीटा गया था उससे कुछ गुप्त बातचीत की जो दुनिया में कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक टीटू उसकी दुकान पर गया। तब प्रिया बोली, टीटू साहब, मैं भी चाहती हूँ कि जो भी धंधा करे वो अपना आधा पैसा आपको दे। ये लीजिए मेरे पैसे। ये कहकर कुछ पैसे दिए। टीटू को ये बहुत पसंद आया। प्रिया बोली, मुझे भी अपने साथ ले लीजिए। इलाके के जितने दुकानदार हैं उनसे पैसे का हिसाब मैं करा दूंगी, 50-50। टीटू हंसकर बोला, ऐसा ही आदमी तो मुझे चाहिए। ये कहकर चला गया। दिन बीतने लगे। टीटू अक्सर प्रिया की दुकान पर आने लगा, कपड़े सिलवाने के बहाने। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। एक दिन टीटू नरम स्वर में बोला, पता है पुतुल, तुमसे बात करके अच्छा लगता है जैसे बरसों की पहचान हो। प्रिया शर्माते हुए लेकिन अंदर से सतर्क रहकर बोली, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, मुझ जैसी साधारण दर्जी से बात करके आपको अच्छा लगता है? टीटू ने जवाब दिया, इंसान बड़ा अपने व्यवहार से होता है, अपने पद से नहीं। समय के साथ दोनों के बीच एक बंधन बनने लगा। प्रिया हर पल अभिनय करती थी, लेकिन कभी कभी उसके अपने मन में भी सवाल उठते थे। वो जानती थी ये सिर्फ एक रणनीति है। प्रिया हर पल वरिष्ठ अफसरों को रिपोर्ट दे रही थी। प्रिया के हाथ की सिलाई इतनी सुंदर की कि जो भी उससे सिलाई कराता दुकान पर भीड़ जुटने लगी। लेकिन उसका असली मकसद सिलाई नहीं था, अत्याचार को रोकना था। एक दिन प्रिया ने झूठा नाटक करके टीटू के सामने एक दुकानदार को थप्पड़ मारकर कहा, ये नहीं जानता बाबू आए हैं, तुम्हें क्या पैसों की बात करनी है? पहले पैसे दो, नहीं तो धंधा नहीं करने दूंगी। ऐसी हिम्मत देखकर टीटू को बहुत अच्छा लगा और प्रिया की तारीफ करने लगा। अपने गिरोह के लोगों से बोला, तुम लोगों से प्रिया कहीं ज्यादा हिम्मती है, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। लोगों को धमका नहीं सकते, मार नहीं सकते, और प्रिया को देखो, औरत होकर कैसे लोगों को डराकर पैसे ले लिए। उस दिन शाम को वे नदी किनारे गए। प्रिया ने हिम्मत करके पूछा, आपने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा? टीटू का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। आंखों में एक अजीब सी पीड़ा उभर आई। कठोर स्वर में वो बोला, मेरी शादी करना मुश्किल है पुतुल, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता और मैं भी किसी को नहीं चाहता। प्रिया हैरान होकर बोली, क्यों, ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? टीटू उठकर मुंह फेर कर बोला, ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है, यहीं रुक जाओ। टीटू चला गया। प्रिया वहीं बैठी सोच में डूबी रही। ये छिपा दर्द, ये रहस्य प्रिया के मन में और सवाल जगा गया। लेकिन उसी रहस्य के पीछे छिपा था उसके असली अपराध का सबूत। अगले दिन प्रिया जानबूझकर उदास होकर सिलाई मशीन पर बैठी रही। सिलाई नहीं कर रही थी, बस एकटक देख रही थी। टीटू आकर उसे इस हाल में देखकर बेचैन होकर पूछा, क्या हुआ पुतुल, तुम रो क्यों रही हो? प्रिया ने रोने का नाटक करते हुए कहा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, माँ बाप बहुत दूर हैं। कभी कभी लगता है मैं अकेली एक लड़ाई लड़ रही हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। कब तक इस सिलाई से कमाऊंगी बताइए? तुम अकेली नहीं हो पुतुल, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम सिलाई का काम छोड़ दो, हमारे साथ मिल जाओ। उस दिन प्रिया समझ गई उसका जाल काम कर रहा है। प्रिया ने अभिनय करते हुए कहा, आप जैसे लोग क्या मुझे भी साथ काम करने के लिए रखेंगे? टीटू हंसकर बोला, पुतुल, तुम में बहुत हिम्मत है, तुम कर पाओगी। तुम्हारे जैसी लड़की को हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। फिर रात के समय इधर सीबीआई कार्यालय में वरिष्ठ अफसर ने प्रिया को बुलाया, चेहरा गंभीर। वरिष्ठ अफसर ने कहा, प्रिया, ऊपर से दबाव आ रहा है, खबर आई है पिछले हफ्ते पड़ोसी जिले से और 2 लड़कियां लापता हुई हैं। तुम्हारे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसके भीतर सबूत नहीं जुटा पाई तो इस केस से तुम्हें हटा दिया जाएगा। प्रिया दृढ़ स्वर में लेकिन अंदर से डरते हुए बोली, सर, मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं लगभग पहुंच चुकी हूँ, मैं ये काम करके दिखाऊंगी। फिर गांव लौटकर प्रिया के मन में अब एक ही लक्ष्य था, जैसे भी हो टीटू को शादी के जाल में फंसाकर उसके मुंह से सच्चाई निकलवानी ही होगी। समय कम होता जा रहा था। अब प्रिया को अपना सबसे बड़ा जुआ खेलना था, अपने प्यार के अभिनय को अंतिम मुकाम तक ले जाना था। प्रिया टीटू के सामने खड़ी होकर आंखों में आंसू लेकिन हिम्मत लेकर बोली, टीटू, मुझे पता है तुम कुछ छिपा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम्हारा अतीत चाहे जो भी हो, तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारा भी नरम दिल है। मेरी जिंदगी में तुमसे बेहतर इंसान मैंने कभी नहीं देखा।
क्या तुम मुझसे शादी करोगे? टीटू लंबे समय तक चुप रहकर धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है पुतुल, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो तुम्हें माननी होंगी। प्रिया ने मन ही मन राहत की सांस ली, लेकिन चेहरे पर खुशी की मुस्कान लाई। साथ ही चुपचाप फोन पर सीबीआई टीम को संदेश भेजा। फुसफुसाते हुए बोली, सर वो मान गया है। शादी के दिन सारी फोर्स तैयार रखिए, यही होगा उसे पकड़ने का आखिरी मौका। गांव से कुछ दूर सुनसान जगह पर शादी की तैयारी शुरू हुई, लेकिन टीटू अचानक असामान्य व्यवहार करने लगा। दूर से अनजान गाड़ियों पर नजर रखने लगा। टीटू जितना प्यार में कमजोर हो गया था, उतना ही वो चालाक और सतर्क भी था। खुली शादी के आयोजन से उसके मन में शक हुआ। उसने प्रिया से कठोर स्वर में कहा, पुतुल, खुले में शादी नहीं होगी। मुझे लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या गड़बड़ है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। प्रिया अंदर से घबरा गई, लेकिन चेहरे पर शांत रहकर पूछा, तो हम क्या करेंगे? टीटू बोला, छिपकर शादी करेंगे, सिर्फ मैं और तुम और मेरे कुछ भरोसेमंद आदमी, किसी को नहीं बताना। प्रिया ने मन ही मन जल्दी फैसला लिया। इस पल ना कहा तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। उसने कहा, ठीक है, तुम जो कहोगे वही होगा। खुली योजना नाकाम हो गई। अब प्रिया को नए सिरे से सोचना था, कैसे अकेले बिना किसी फोर्स के इस खतरनाक आदमी को पकड़े। उसी रात प्रिया ने गुपचुप वरिष्ठ अफसर को असली योजना बदलने की बात बताई। अफसर ने चिंतित स्वर में कहा, प्रिया, इस तरह अकेले जाना बेहद खतरनाक है। फोर्स के बिना अंदर गई तो मुसीबत में पड़ सकती हो। प्रिया दृढ़ स्वर में बोली, सर, मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अंदर जाऊंगी, रिकॉर्डिंग डिवाइस लूंगी और जब सबूत मिल जाएगा तो एक निश्चित संकेत भेजूंगी। आप उस संकेत का इंतजार करते हुए गांव के बाहर फोर्स तैयार रखिए, ताकि संकेत मिलते ही 1 मिनट के भीतर पहुंच सकें। अफसर कुछ देर चुप रहकर बोले, ठीक है, लेकिन सावधान रहना, यह आदमी आसान नहीं है। एक सुनसान पुराने घर में साधारण तरीके से दोनों की शादी हुई। गवाह के तौर पर बस टीटू के कुछ भरोसेमंद आदमी। जो लड़की देश के सबसे खतरनाक अपराधी को पकड़ने आई थी, आज उसी को उसे पकड़ने के लिए शादी करनी पड़ी। लेकिन प्रिया के मन में एक ही चिंता थी, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सुहाग रात का कमरा सजाया गया। प्रिया ने चुपचाप अपनी साड़ी के पल्लू में एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस और माइक्रो कैमरा छिपा रखा। मनी मन बोली, आज रात ही सब खत्म होगा। 3 सालों का इंतजार आज खत्म होगा। कमरे के अंदर दोनों। टीटू धीरे धीरे प्रिया के पास आया। प्रिया की धड़कन तेज थी, लेकिन चेहरा शांत। उसने नरम पर दृढ़ स्वर में कहा, टीटू, आज मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मुझसे कम से कम सच बोलो, क्या छिपाया है तुमने इतने दिनों? टीटू ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में सालों की दबी पीड़ा और अहंकार एक साथ उभर आए। धीरे धीरे वो बोलने लगा, तुमने सही पकड़ा पुतुल, मैं जो दिखाता हूं वो मैं नहीं हूं। इस इलाके का हर धंधा, हर पैसे का लेन देन सब मेरे नियंत्रण में है। जिसने भी रुकावट डाली मैंने उसे हटा दिया। प्रिया ने सांस रोककर पूछा, सिर्फ धंधा या कुछ और भी? टीटू की आंखों में एक पल की झिझक दिखी, फिर अहंकार ही जीत गया। अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें सब बताया जा सकता है। फिर प्रिया ने अभिनय करते हुए कहा, अच्छा टीटू, मैं सोच रही थी एक नए धंधे के बारे में। टीटू बोला, कौन सा धंधा? प्रिया बोली, अच्छा, अगर गांव के साधारण गरीब भोले भाले लोगों की खूबसूरत लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर शहर ले जाकर बेच दें तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। यह सुनकर टीटू जोर से हंसा, फिर बोला, पुतुल, सच में तुम में बुद्धि है, मुझे सही बीवी मिली है। तो सुनो, जमीन अधिग्रहण के नाम पर जो परिवार बर्बाद होते हैं, उनकी लड़कियों को हम शहर में नौकरी का लालच देकर जुटाते हैं। बिमल प्रधान नाम का मेरा एक आदमी है, अलग अलग गांवों में जाकर जमीन खरीदवाता है और उसी मौके पर लड़कियों को मेरे हाथ में सौंप देता है। फिर सीमा पार कराकर विदेश भेज देता हूँ। पुलिस प्रशासन सबको पैसे देकर खरीद रखा है। मुझे पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं। प्रिया के पल्लू में छिपा डिवाइस हर शब्द रिकॉर्ड करता रहा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन चेहरा पत्थर की तरह स्थिर रहा। टीटू बोलता रहा। टीटू बोला, और जानती हो शादी ना करना चाहने की वजह क्या थी? क्योंकि मेरी इस जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है। लेकिन तुमने मुझे बदल दिया। बात खत्म होते ही प्रिया ने पल्लू की तह में हाथ रखकर चुपचाप संकेत बटन दबा दिया। फिर उठ खड़ी हुई। आंखों में अब कोई अभिनय नहीं था, बस कर्तव्य की दृढ़ता। उसने साफ कठोर स्वर में कहा, टीटू, आज से तू गिरफ्तार हो गया। टीटू हक्का बक्का होकर बोला, क्या कह रही हो तुम? ये क्या पागलपन है? कुछ मिनटों के भीतर दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। पल भर में दरवाजा तोड़कर घुस आई सशस्त्र पुलिस बल। टीटू को घेर लिया गया। टीटू घबरा कर चिल्लाया, पुतुल, ये क्या हो रहा है? तुमने किसे बुलाया? प्रिया ने अपना पहचान पत्र निकालकर दिखाते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मेरा नाम पुतुल नहीं, मैं प्रिया हूं, सीबीआई अफसर प्रिया शर्मा। और तुमने जिसे इतने दिनों प्यार किया, वो असल में तुम्हें पकड़ने के लिए ही भेजी गई थी। टीटू के चेहरे का रंग उड़ गया।
उसे हाथ बांधकर बाकी सबूतों के लिए बयान लिया गया। उसी रात प्रिया की पहले से दी गई जानकारी के आधार पर दूसरी टीम ने उस सुनसान गोदाम पर छापा मारा जहां बिमल प्रधान और टीटू के आदमियों ने कई युवतियों को कैद करके रखा था। सीमा पार कराने के इंतजार में डरी सहमी थकी लड़कियों को छुड़ाया गया। बिमल प्रधान को भी उसी वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। बरसों से जिस अंधेरे नेटवर्क ने अनगिनत परिवारों के सपने छीने थे, एक ही रात में उसकी जड़ें उखाड़ फेंकी गईं। विश्वास और विश्वासघात के बीच खड़े होकर टीटू टूटी आवाज में बोला, तो हमारा प्यार सब झूठ था। प्रिया ने दृढ़ स्वर में आंखों में कहा, मेरा काम झूठा था, लेकिन आज मुझे अपना कर्तव्य चुनना पड़ा, क्योंकि जिन्हें तुमने तकलीफ दी उन्हें न्याय पाने का हक है। पुलिस टीटू को हथकड़ी पहनाकर ले गई। बिमल प्रधान से बोली, क्यों साहब, मैंने कहा था ना, कानून एक दिन आपको सबक जरूर सिखाएगा। अब याद आ रहा है ना पुराने दिनों की वो बात? तुमने इतने दिनों जितना अन्याय किया, जबरदस्ती दूसरों की जमीन हड़पी है, सबको वापस करनी होगी। फिर सबको गिरफ्तार करके ले गए। कुछ दिनों बाद प्रिया अपने गांव लौटी, अफसर की वर्दी पहने। बिमल प्रधान के हाथों खोई हुई उसी पुरानी जमीन पर जाकर खड़ी हुई। टीटू और बिमल प्रधान दोनों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत में लंबी सजा हुई। बचाई गई लड़कियों को उनके परिवारों के पास लौटाया गया और जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया भी जांच के दायरे में आई। लेकिन प्रिया की लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने गांव के पुराने दस्तावेज खंगालकर हरिपद की जमीन हड़पने का मामला फिर से खोला। अदालत में न्याय हुआ, हरिपद की जमीन वापस दिलाई गई। हरिपद ने बेटी को गले लगाकर रोते हुए कहा, तूने सच में कर दिखाया बेटी, तेरी कसम तूने पूरी की। प्रिया ने मां का हाथ पकड़कर आंखों में आंसू पर चेहरे पर शांति की मुस्कान लिए कहा, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है पिताजी, ये उन सभी लड़कियों की जीत है जिनका नाम कोई कभी नहीं जानता था, जिनके सपने चुपचाप छीन लिए गए थे, जो इन गुंडों के अत्याचार से तंग आ चुकी थीं। उनकी ओर से आज विरोध हुआ। कई माँ बाप की बेटी खोने की जो तकलीफ, उनके आंसू, आज उनका न्याय हुआ। उनकी ओर से भी किसी ने आवाज उठाई। गांव के लोग प्रिया के चारों ओर खड़े हो गए, सम्मान जताया। एक सिलाई मशीन से शुरू हुई यात्रा न्याय के मंच पर जाकर खत्म हुई। साबित कर दिया, गरीबी कभी सपनों के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती, अगर मन में हो दृढ़ प्रतिज्ञा।